नमस्कार। और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम टाइम मशीन में बैठ के चलेंगे मध्यकालीन भारत। हमारे हाथ कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ लगे हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस जमाने में समाज, अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी असल में चलती कैसे थी। और हमारा मिशन सिर्फ कहानियां सुनना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाना है। एक ऐसा बदलाव जो प्राचीन काल के बाद हुआ और जिसने, आप कह सकती हैं, कि सब कुछ बदल दिया। किस तरह का बदलाव? सोचिए, सिर्फ टैक्स यानी लगान वसूलने का तरीका बदला और उसका असर ऐसा हुआ जैसे कोई डोमिनो इफेक्ट हो। एक के बाद एक, राजा की ताकत, सामंतों का उदय, एक किसान की तकदीर, यहाँ तक कि विज्ञान की तरक्की भी, सब कुछ उसी एक बदलाव से जुड़ गया। यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। तो चलिए इसी डोमिनो की पहली टाइल को गिराते हैं और देखते हैं कि इसकी कहानी कहां तक जाती है। मेरा पहला सवाल, क्या होता है जब एक राजा अपनी प्रजा से सीधे टैक्स नहीं वसूल पाता? यहीं से सारा खेल शुरू होता है ना? बिल्कुल। मध्यकाल में जो सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी बदलाव आया, वो इसी लगान वसूली की व्यवस्था में था। राजा का खजाने पर, मतलब लगान पर जो सीधा कंट्रोल होता था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और ये अचानक तो नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें तो गुप्त काल में ही पनपने लगी थीं। तब एक नया चलन शुरू हुआ था, जब बड़े अधिकारियों को तनख्वाह में नकद पैसे देने के बजाय जमीन से मिलने वाले राजस्व का अनुदान यानी ग्रांट्स दिए जाने लगे। अच्छा, तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? मतलब अगर मैं एक राजा हूं और आप मेरी कोई बड़ी अधिकारी हैं, तो मैं आपको सैलरी चेक देने के बजाय ये कहूंगा कि वो जो 10 गांव हैं, उनसे जो भी टैक्स आएगा वो आज से आपका हुआ। एकदम सही समझा आपने। शुरुआत में ये बस इतना ही था। आपको उन गांवों से राजस्व वसूलने का हक मिल गया, लेकिन आप उस जमीन की मालकिन नहीं बनी। मतलब जमीन अभी भी राज्य की ही थी। तकनीकी रूप से हाँ, वो सिर्फ आपकी तनख्वाह का एक जरिया था, जमीन का मालिकाना हक नहीं था। लेकिन मुझे लगता है ये इंसान की फितरत है कि जिस चीज पर उसका कंट्रोल होता है वो उसे अपना समझने लगता है। तो क्या इन अधिकारियों ने भी ऐसा ही कुछ किया? बिल्कुल। मध्यकाल आते आते यही हुआ। ये अनुदान पाने वाले लोग, जिन्हें अब एक नया नाम मिला, सामंत, उस जमीन पर अपना मालिकाना हक जताने लगे। वो कहने लगे कि ये जमीन हमारी है, हमारी पुश्तों की है। और समाज ने इसे मान भी लिया। हाँ, धीरे धीरे इस दावे को सामाजिक मान्यता देने के लिए उन्हें राय, राणा, ठाकुर जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां भी दी जाने लगीं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई तो आज भी सरनेम के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। और ये सामंत कोई एक जैसे लोग तो नहीं थे। जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं, इनमें अलग अलग तरह के लोग शामिल थे। कुछ तो स्थानीय सरदार थे जिनका उस इलाके में पहले से ही दबदबा था। सही कहा। राजा ने बस उनके दबदबे पर अपनी मोहर लगा दी, उन्हें अपना सामंत बनाकर। और कुछ ऐसे भी थे जो कभी खुद राजा हुआ करते थे। हाँ, जो युद्ध में हार गए, तो जीतने वाले राजा ने उन्हें पूरी तरह बेदखल करने के बजाय उनकी ही जमीन एक अनुदान के तौर पर लौटा दी और कहा, अब से तुम मेरे सामंत हो। और एक बहुत बड़ा और ताकतवर समूह था ब्राह्मणों का। हाँ, ब्राह्मणों को मिलने वाले अनुदानों का तो खास जिक्र मिलता है। इन्हें अग्रहार या ब्रह्मदेय कहा जाता था। इनमें क्या खास बात थी? ये बाकियों से अलग कैसे थे? इनकी सबसे खास बात ये थी कि ये लगभग बिना शर्त होते थे। मतलब ब्राह्मणों को राजा के प्रति कोई सैन्य या आर्थिक जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ती थी। उन्हें टैक्स फ्री जमीन मिलती थी, जिसका सारा का सारा राजस्व वो अपने और अपने परिवार के ऊपर खर्च कर सकते थे, बिना किसी भी जिम्मेदारी के। तो बदले में राजा को क्या मिलता था? बदले में उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ करेंगे और ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देंगे। एक तरह से वो राजा की सत्ता को धार्मिक और बौद्धिक वैधता प्रदान करते थे। अच्छा, लेकिन बाकी सामंतों के साथ ऐसा नहीं था। उनकी तो पक्की जिम्मेदारियां थी। हाँ, उनकी दो मुख्य जिम्मेदारियां थीं। एक, उन्हें वसूले गए राजस्व का एक तय हिस्सा राजा की तिजोरी में भेजना पड़ता था, और दूसरी, जो शायद सबसे जरूरी थी, उन्हें राजा के लिए एक छोटी सेना, मतलब एक सैन्य टुकड़ी, हमेशा तैयार रखनी पड़ती थी। और यहीं से डोमिनो इफेक्ट का दूसरा और शायद सबसे अहम पीस गिरता है। बिल्कुल। जब लगान कई हिस्सों में बंटने लगा, पहले जमीन से किसान ने सामंत को दिया, फिर सामंत ने अपने से ऊपर वाले को, तो राजा तक पहुंचते पहुंचते वो हिस्सा बहुत कम हो गया। और फिर इन बड़े सामंतों ने भी अपने नीचे और छोटे लोगों को जमीनें देनी शुरू कर दी होंगी। सही पकड़ा आपने। इसे सब इन्फ्यूडेशन कहते हैं। और नतीजा ये हुआ कि किसान और राजा के बीच बिचौलियों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई।
हर कोई अपना कमीशन काटता था और राजा की तिजोरी वो लगातार खाली होती चली गई। तो अगर राजा की तिजोरी खाली हो रही है तो इसका सबसे पहला असर कहाँ दिखता होगा? जाहिर है सेना पर। बिल्कुल। एक बड़ी स्थायी सेना रखना बहुत महंगा सौदा है। आपको सैनिकों को हर महीने तनख्वाह देनी है, हथियार देने हैं, घोड़े रखने हैं। जब आपका राजस्व ही बटा हुआ और अविश्वसनीय हो तो आप ये सब कहाँ से करेंगे? इसी वजह से उस दौर के कई भारतीय राज्य बाहरी आक्रमणकारियों के सामने कमजोर पड़ गए। हाँ, जैसे तुर्की आक्रमणकारी। उनकी केंद्रीय सेना बहुत मजबूत होती थी और हमारे यहाँ राजा अपनी सेना के लिए इन सामंतों पर ही निर्भर हो गया था। ये तो बड़ा अजीब रिश्ता बन गया। मतलब राजा को सामंतों पर कंट्रोल भी रखना है, लेकिन पैसे और सैनिकों के लिए वो उन्हीं पर निर्भर भी है। ये तो ऐसा है कि बॉस अपने कर्मचारियों पर निर्भर है कि उसे सैलरी देंगे। बहुत सही तुलना की है आपने। और कोई ताकतवर सामंत अगर टैक्स या सैनिक भेजने में आनाकानी कर दे तो राजा तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो बस चिट्ठियां लिख सकता है। और ऐसा होता था? क्या इसके उदाहरण हैं? बार बार होता था। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। राष्ट्रकूट वंश को ही देख लीजिए। वो कभी दक्कन में चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने मौका देखकर चालुक्यों को ही सत्ता से उखाड़ फेंका और अपना साम्राज्य बना लिया। अच्छा, मतलब सामंत से राजा बन गए। हाँ, चंदेलों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपने स्वामी प्रतिहारों से खुद को आजाद घोषित कर दिया। ये एक ट्रेंड बन गया था। जैसे ही केंद्रीय राजा कमजोर पड़ा, सबसे ताकतवर सामंत खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता था। और अपनी इस नई हैसियत का डिंडोरा पीटने के लिए वो महाराजाधिराज यानी राजाओं का राजा जैसी भारी भरकम उपाधियां अपना लेते थे। बिल्कुल। भले ही उनका राज सिर्फ कुछ जिलों तक ही सीमित हो, लेकिन नाम तो दुनिया को हिलाने वाला रखते थे। लेकिन एक सवाल है, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये व्यवस्था पूरी तरह से ही खराब थी? एक तरह से देखें तो ये सामंत अपने अपने इलाकों में प्रशासन और सुरक्षा की जिम्मेदारी तो निभा ही रहे थे, जो शायद एक कमजोर राजा केंद्र से नहीं कर पाता। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, स्थानीय स्तर पर एक तरह की स्थिरता जरूर आई होगी। ये विकेंद्रीकरण का एक जरूरी, भले ही अधूरा रूप था। लेकिन सत्ता के इस पूरे खेल में हमेशा की तरह सबसे ज्यादा कौन पिसता है? किसान। उसके लिए क्या बदला? उसके लिए तो हालत बद से बदतर हो गई। उसे न सिर्फ जमींदार को भारी लगान देना पड़ता था, बल्कि अक्सर उसे जमींदार के खेतों या घर पर मुफ्त में काम भी करना पड़ता था, जैसे बेगार कहते हैं। बेगार मतलब बिना पैसे के मजदूरी? हाँ, एक तरह की बंधुआ मजदूरी। ये उसका फर्ज माना जाता था। इतना ही नहीं, अगर उसे सिंचाई के लिए नहर से पानी चाहिए या अपनी फसल पीसने के लिए चक्की का इस्तेमाल करना है, तो उस पर भी अलग से टैक्स लगता था। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो राजा के पास फरियाद लेकर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि राजा का उसके सामंत पर कंट्रोल बहुत कमजोर था। सही कहा, किसान के लिए तो उसका जमींदार या सामंत ही उसका राजा, उसकी सरकार सब कुछ था। उसकी दुनिया उसी गांव की सीमा में सिमट कर रह गई थी। ऊपर राजा कोई राजपूत है या तुर्क, उसकी जिंदगी की हकीकत नहीं बदलती थी। ये तो सत्ता के गलियारों और खेतों की बात हुई, लेकिन मुझे हमेशा ये जानने में दिलचस्पी रहती है कि इन बड़े बड़े बदलावों का असर उस आम समाज पर क्या पड़ रहा था। राजा कमजोर था, पर जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, वो और उसके सामंत शान शौकत में कोई कमी नहीं रखते थे। हाँ, उनकी शान शौकत देखने लायक थी। बड़े बड़े महल, आलीशान मंदिर, महंगे विदेशी कपड़े, सोने चांदी के गहने। राजा और सामंतों का सारा पैसा इसी में जाता था और यही उस दौर का फैशन ट्रेंड बन जाता था, जिसे देखकर छोटे व्यापारी और अमीर लोग नकल करने की कोशिश करते होंगे। बिल्कुल। और राज दरबार की रौनक सिर्फ इन योद्धा सामंतों से नहीं थी, वहां अमीर और शक्तिशाली ब्राह्मण भी मौजूद थे। वही ब्रह्मदेय अनुदान वाले। हाँ, उन अनुदानों ने उन्हें बहुत अमीर बना दिया था। वो अपनी जमीन का सारा राजस्व खुद रखते थे, राजा को कोई टैक्स नहीं देते थे और उनकी जमीन पर शूद्र किसान खेती करते थे। और बदले में ये ब्राह्मण राजा की शान में कविताएं और जीवनियां लिखते थे, जिन्हें प्रशस्ति कहा जाता था, और बड़े बड़े यज्ञ करके राजा की सत्ता को धार्मिक वैधता देते थे। यानी समाज में एक साफ बंटवारा था। सबसे ऊपर राजा, सामंत और ब्राह्मण, और सबसे नीचे शूद्र, जो ज्यादातर किसान या खेतीहर मजदूर थे। उनके अधिकार न के बराबर थे और जाति व्यवस्था के कारण उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता था। उनसे भी बदतर हालत अछूतों की थी, जिन्हें समाज से बाहर रखा जाता था और सबसे निचले काम करने पर मजबूर किया जाता था। ये एक बहुत कठोर और स्थिर सामाजिक ढांचा था। तो एक तरफ तो जमीन से जुड़ी ये व्यवस्था थी, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था,
इन सामंतों और राजाओं की शान शौकत के लिए पैसा सिर्फ खेती से तो नहीं आता होगा, व्यापार भी तो होता होगा। उस मोर्चे पर क्या चल रहा था? व्यापार का मोर्चा काफी मजबूत था, खासकर समुद्री व्यापार। भारत के पश्चिमी तट पर अरब व्यापारियों का दबदबा था, जिसकी वजह से भूमध्य सागरीय और पश्चिमी एशियाई देशों के साथ हमारा व्यापार खूब फल फूल रहा था। हम बेचते क्या थे? मतलब भारत से क्या निर्यात होता था? बहुत कुछ। मसाले, कीमती पत्थर, बेहतरीन सूती और रेशमी कपड़े, कश्मीर से केसर और ऊनी शॉल जैसी चीजें दूर दूर तक जाती थीं। यहाँ तक कि पूर्वी अफ्रीका के शहरों तक हमारा माल पहुंचता था। और बदले में हम खरीदते क्या थे? ऐसा क्या था जो भारत में नहीं मिलता था और हमें बाहर से मंगाना पड़ता था? घोड़े। घोड़े? हाँ, आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन उस दौर का सबसे जरूरी रक्षा आयात मतलब डिफेंस इंपोर्ट घोड़े थे। मध्य एशिया और अरब के बेहतरीन नस्ल के घोड़े भारत में नहीं पाए जाते थे। और एक मजबूत घुड़सवार सेना के बिना कोई राजा टिक नहीं सकता था। बिल्कुल। तो भारतीय राजा इन घोड़ों के लिए मुंह मांगी कीमत चुकाते थे। इससे राज्य का बहुत बड़ा धन बाहर चला जाता था। ये एक तरह की रणनीतिक कमजोरी थी जो हमेशा बने रही। वाह, ये तो एक जबरदस्त इंसाइट है। मतलब हमारी सेना की ताकत आयात पर निर्भर थी। अच्छा, घोड़ों के अलावा और कुछ आता था? हाँ, पश्चिमी एशिया से खजूर और कुछ दूसरी विलासिता की चीजें भी बड़ी मात्रा में आयात की जाती थी। तो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था का एक पहिया कृषि था तो दूसरा व्यापार। ठीक है, तो हमने सत्ता, समाज और पैसे की बात कर ली। अब उस डोमिनो इफेक्ट को ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की, ब्राह्मणों का समाज पर गहरा प्रभाव था, तो जाहिर है शिक्षा पर भी उनका ही नियंत्रण होगा। हाँ, शिक्षा की बागडोर मुख्य रूप से ब्राह्मणों के हाथ में ही थी। स्कूल अक्सर मंदिरों के साथ ही चलते थे, जिन्हें घटिका या मठ कहा जाता था। यहाँ उच्च जातियों के बच्चों को ही पढ़ने की इजाजत थी। और उन्हें क्या पढ़ाया जाता था? संस्कृत, व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित और धार्मिक ग्रंथ। बिहार में नालंदा जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय भी थे, लेकिन उनका प्रभाव अब धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन यहाँ एक बहुत परेशान करने वाली बात सामने आती है। गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं, उस समय विज्ञान और गणित में जो जबरदस्त काम हुआ था, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिकों ने जो खोजें की थीं, वो इस दौर में आगे क्यों नहीं बढ़ा? उस विरासत का क्या हुआ? ये उस युग का सबसे बड़ा विरोधाभास और शायद सबसे बड़ी त्रासदी है। गुप्त काल का वो वैज्ञानिक चिंतन वो मध्यकाल में आकर लगभग रुक सा गया। रुक गया? क्यों? ऐसा लगता है कि भारतीय विद्वान नई खोज करने या पुराने ज्ञान पर सवाल उठाने में कोई रुचि ही नहीं दिखा रहे थे। वो बस पुरानी किताबों पर टीकाएं लिख रहे थे, यानी जो पहले से लिखा था उसी को आसान भाषा में समझा रहे थे। कोई नया विचार नहीं था। असली खगोल विज्ञान की जगह अंधविश्वासी ज्योतिष ने ले ली। और चिकित्सा विज्ञान, चरक और सुश्रुत की महान परंपरा का क्या हुआ? भारत तो सर्जरी तक में माहिर था। उसमें भी भारी गिरावट आई। क्या है ना, समाज में छुआछूत और जातिगत पवित्रता का अंधविश्वास इतना बढ़ गया कि शव को छूना या उसकी चीरफाड़ करना अपवित्र काम माना जाने लगा। और इसके बिना तो आप शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी का अध्ययन कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि चिकित्सा विज्ञान भी ठहर गया, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि उसी समय अरब और चीन जैसे देशों में विज्ञान तेजी से तरक्की कर रहा था और भारत, हम पिछड़ते जा रहे थे। तो मतलब जिस ब्राह्मण वर्ग को ज्ञान की रक्षा और उसे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी के दौर में वैज्ञानिक सोच खत्म हो रही थी। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में तो काफी कुछ हो रहा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। साहित्य एक उज्जवल पक्ष था। संस्कृत अभी भी विद्वानों और राजदरबार की भाषा थी। सोमदेव का कथा सरित सागर लिखा गया, जो कहानियों का एक अद्भुत महासागर है। बिल्हण ने विक्रमांक देवचरित जैसी जीवनियां लिखीं। और कल्हण की राजतरंगिणी भी। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, 12वीं शताब्दी में कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी, जो कश्मीर का पहला व्यवस्थित और प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। वो एक सच्ची इतिहासकार थीं। और भक्ति आंदोलन का भी असर दिख रहा था। कृष्ण भक्ति की लहर ने साहित्य को बहुत प्रभावित किया। हाँ, राधा और कृष्ण के प्रेम की दिव्य कहानियों पर बहुत सुंदर काव्य लिखे गए। जयदेव का गीत गोविंद इसका सबसे शानदार उदाहरण है, जिसकी मधुरता आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। एक और दिलचस्प बात जो सोर्सेज में है, वो है क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। मतलब संस्कृत के साथ साथ आम लोगों की भाषाएं भी तो अपनी जगह बना रही थी। ये उस दौर का एक और बहुत महत्वपूर्ण विकास था। ये भाषाएं निकली
अपभ्रंश से। अपभ्रंश, इसका क्या मतलब है? अपभ्रंश का मतलब है बिगड़ा हुआ रूप। मतलब वो भाषा जो संस्कृत के कड़े नियमों से आजाद होकर आम लोगों की जुबान पर चढ़ गई थी, और यही बिगड़ा हुआ रूप आगे चलकर आज की मराठी, गुजराती और बंगाली जैसी प्यारी भाषाओं की मां बना। अच्छा, तो एक तरफ संस्कृत का दरबार था और दूसरी तरफ लोक भाषाओं का अंकुर फूट रहा था। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने उस एक डोमिनो से शुरुआत की थी, लगान वसूलने के तरीके में बदलाव, और हमने देखा कि कैसे उस एक बदलाव ने एक के बाद एक चीजों को गिराया। राजा की ताकत कम हुई, सामंत ताकतवर हुए, किसान की जिंदगी मुश्किल हुई, समाज कठोर बना, और यहाँ तक कि विज्ञान की तरक्की भी रुक गई। ये एक ऐसा खंडित राजनीतिक नजारा था जहाँ स्थानीय शक्ति तो बहुत थी, लेकिन कोई मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो सबको एक साथ रख सके। और इसी आंतरिक विभाजन और सैन्य कमजोरी का भारत के आगे के इतिहास पर बहुत गहरा असर पड़ा, खासकर जब उसे बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। सही कहा। यादें जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन ग्रंथों से ये साफ है कि कैसे उस दौर की सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं, जैसे जातिवाद और छुआछूत, वैज्ञानिक प्रगति के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो गईं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। इतिहास में और आज के समय में कितनी बार ऐसा होता है कि किसी समाज की गहरी मान्यताएं ही उसकी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती